नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जुलाई सन 2026। आज षष्ठी तिथि दोपहर बाद 1:47 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साल 1901 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 1935 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश, मानसून की चाल पड़ी सुस्त, उमस से लोग परेशान। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी, जन्म तिथि सत्यापन के बदलेंगे नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बिजली वितरण में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, गुरुग्राम व नूंह में उपभोक्ताओं को मिल सकता है नया विकल्प। हरियाणा सीईटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आयोग ने बदला परीक्षा का नियम। हरियाणा के श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, मिलेंगे 3 लाख रुपए, बताएंगे पूरी खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन तो 11 जुलाई से पहले जरूर कर लें ये काम। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को इस महीने मिलने जा रहे हैं 431 नए डॉक्टर। अभ्यर्थियों के साथ भद्दा मजाक कराई बीजेपी सरकार, एस्टेट पेपर में धांधली को लेकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 664 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल बंद हुआ, दाखिलों पर लगी रोक। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना, फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। और इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग, भारत इस लिस्ट में 100 के बाहर पहुंचा, पिछले साल के मुकाबले गिरी रैंकिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 7 जिलों में रविवार दोपहर 12 बजे अचानक मौसम बदल गया। पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक में तेज बारिश हुई। गर्मी से राहत मिलने के बाद बच्चे बारिश में भीगते हुए नजर आए, तो वहीं फरीदाबाद के पौष इलाके सेक्टर 15 में सड़कें पानी से भर गई। यमुनानगर और भिवानी में हल्की बारिश हुई है। तो मौसम विभाग IMD के अनुसार मानसून की तरफ रेखा इस समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्व भारत की ओर गुजर रही है। इसी के प्रभाव से 9 जुलाई तक रुक रुक कर आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। झज्जर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मानसून की एंट्री और बादलों की आवाजाही से प्रदेश के तापमान में बड़ी गिरावट आई है। लू का दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हालांकि कई स्थानों पर बारिश थमने और धूप निकलने के कारण उमस काफी बढ़ गई है, जिससे चिपचिपित गर्मी का एहसास हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सिरसा, जींद और झज्जर जैसे जिलों में फिलहाल सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट पिछले साल की तुलना में एक स्थान नीचे खिसककर यानी 125वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में यूरोपीय देशों का दबदबा बना हुआ है। नई रैंकिंग के अनुसार बात करें तो भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोगों को विदेश यात्रा के दौरान कई दूसरे देशों के नागरिकों की तुलना में ज्यादा नियमों और वीजा संबंधी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया के टॉप 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट में से 9 यूरोपीय देशों के हैं। साल 2026 की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट रहा। इसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और जर्मनी का स्थान रहा है। नीदरलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर रहे हैं। वहीं आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और सिंगापुर भी टॉप 10 कंट्रियों में शामिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट रखने वाले लोग बिना पहले से वीजा लिए कई देशों की यात्राएं कर सकते हैं। इससे विदेश जाना काफी आसान हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजबूत पासपोर्ट होने से लोगों को नौकरी के बेहतर अवसर मिलते हैं, निवेश करना आसान होता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देश में बसने में भी कम परेशानी होती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी ग्रुप C 2025 की OMR शीट अभ्यर्थियों की यूजर पोर्टल पर अब उपलब्ध करवा दी है। अभ्यर्थी अपनी OMR शीट 30 दिनों तक अपने लॉगिन के माध्यम से देख सकेंगे। आयोग के अनुसार अब भविष्य में आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा के परिणाम के साथ संबंधित अभ्यर्थियों की OMR शीट भी उनके यूजर पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है। इससे अभ्यर्थी स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका का मिलान कर सकेंगे और परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वास और संतुष्टि बढ़ेगी। हरियाणा को इसी महीने 431 नए डॉक्टर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे इंतजार के बाद भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इससे 431 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम प्रक्रिया पोस्टिंग की पसंद भरना है। इसके लिए सफल अभ्यर्थियों को 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पसंदीदा पोस्टिंग का विकल्प स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके भरना होगा। अंतिम नियुक्ति का अधिकार विभाग के पास ही रहेगा और जरूरत पड़ने पर राज्य में कहीं पर भी तैनाती की जा सकती है। प्रदेश में बीते साल 5 दिसंबर
नवंबर को स्वास्थ्य विभाग ने 450 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए पीजीआई रोहतक की ओर से परीक्षा ली गई और सफल अभ्यर्थियों में से जिनका दस्तावेज सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन 3 जून, 4 जून और 15 जून को किया गया था, उन सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ की बात करें तो 76 अंक रही, जबकि पूर्व सैनिक आश्रित श्रेणी की कट ऑफ 66 अंक पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग वर्ग का परिणाम फिलहाल रोक दिया है। इसका कारण रहा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं। निर्णय के बाद ही इस श्रेणी का परिणाम जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएचसी में करेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र यानी PPP में जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन की प्रक्रिया को अब आसान बनाने की तैयारी कर रही है। जिन बुजुर्गों के पास उम्र साबित करने के लिए निर्धारित 5 दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सरकार नया विकल्प लाने पर विचार कर रही है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ऐसे मामलों में फैमिली आईडी में दर्ज बड़े बेटे या फिर बेटी के दस्तावेजों के आधार पर भी बुजुर्ग की उम्र का सत्यापन किया जा सकेगा। यदि परिवार की सबसे बड़ी संतान की उम्र 42 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो संबंधित बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक मानते हुए उसे बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र माना जा सकता है। प्रदेश में सबसे अधिक समस्याएं बुढ़ापा पेंशन के मामलों में सामने आ रही हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु पूरा होना अनिवार्य है। हाल ही में सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को संदेश भेजकर 30 दिनों के भीतर अपनी जन्म तिथि का सत्यापन कराने को कहा है। इसके लिए 5 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। हालांकि कई बुजुर्गों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। सरकार ऐसे सभी मामलों पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को पेंशन से वंचित न रहना पड़े। हरियाणा सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान या कार्यस्थल से बाहर किसी दुर्घटना अथवा अन्य कारण से दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। 50% तक दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए, 51 से 70% दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए और 71% या फिर उससे अधिक दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत ईएसआई मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर यह सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। योजना का लाभ हरियाणा के औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत अंशदाता श्रमिकों को मिलेगा। दुर्घटना कार्यस्थल के भीतर हुई हो या फिर बाहर, दोनों स्थिति में पात्र श्रमिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईएसआई मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि एस्टेट पेपर में भयंकर स्तर की धांधली हुई है। इसमें गलत ओएमआर शीट बांटने, गलत प्रश्न पत्र दिए जाने से लेकर बिना सील का पेपर बांटने तक की शिकायत सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार पेपर नहीं करवा रही बल्कि अभ्यर्थियों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में पैराग्राफ पार्ट 4 का हवाला देकर करीब 10 सवाल पूछ लिए गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे पेपर में पैराग्राफ था ही नहीं। वहीं कैथल में प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट में सीरियल नंबर ही अलग अलग पाए गए। रेवाड़ी में जो प्रश्न पत्र थे वो सीलबंद नहीं मिले। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे पेपर को ऐसे नौसिखिया तरीके से बनाया गया था, उसमें ट्रांसलेशन से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन तक सब कुछ गलत था। व्यवस्थाओं का आलम यह था कि रेवाड़ी के सेंटर्स में 24 अभ्यर्थी आए, लेकिन वहां प्रश्न पत्र सिर्फ 20 ही पहुंचे। परीक्षार्थियों को अंग्रेजी सब्जेक्ट की जगह अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र पकड़ा दिया गया। कई जगहों पर अभ्यर्थियों को आधे घंटे से भी अधिक देरी से पेपर मिले। हुड्डा ने एस्टेट में हुई तमाम गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच करवाने, अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही तमाम शिकायतों का संज्ञान लेने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हरियाणा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में पहली बार निजी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी ने समानांतर यानी पैरेलल बिजली वितरण लाइसेंस के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 मई को दायर की गई याचिका को आयोग ने 26 मई के अंतरिम आदेश से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। यदि आयोग से अनुमति मिलती है तो गुरुग्राम और नूंह जिलों में सरकारी वितरण कंपनी के साथ साथ निजी कंपनी भी बिजली आपूर्ति कर सकेगी।
भविष्य में इस व्यवस्था का विस्तार अन्य क्षेत्रों तक भी संभव हो पाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पहले की तरह ही अपनी सेवाएं जारी रख सकेगा और उसके अधिकार व दायित्व यथावत रहेंगे, जबकि उपभोक्ताओं के पास केवल सेवा प्रदाता चुनने का अतिरिक्त विकल्प होगा। 11 पावर ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को अपने शपथ पत्र में भरोसा दिया है कि वे लाइसेंस मिलने पर हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को सेवा देगी। इसके तहत नूंह के कृषि एवं कम आय वाले परिवारों को लेकर गुरुग्राम के औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सभी को समान रूप से बिजली उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। हरियाणा में मान्यता संबंधी दस्तावेज अधूरे मिलने पर शिक्षा विभाग ने 664 निजी स्कूलों के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS पोर्टल पर नए दाखिलों का विकल्प बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थिति में सुधार नहीं हुआ और दाखिले नहीं हो सके तो इन स्कूलों को बंद कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग को जिला स्तर से प्राप्त संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब अगला कदम स्कूलों के संचालन पर निर्णय लेना होगा। अप्रैल में शिक्षा निदेशालय ने मान्यता संबंधी अनियमितताओं की आशंका वाले तकरीबन 1100 निजी स्कूलों की पहचान की थी। इसके बाद स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने का अवसर दिया गया और सत्यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई। पहले चरण में 436 स्कूलों ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दिए, जबकि 664 स्कूल ऐसे पाए गए जो निर्धारित दस्तावेज पूरे नहीं कर सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई तक जारी रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU में स्नातक यानी UG पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS UG के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं दर्ज कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार शनिवार शाम 4:45 तक फेज 1 में 1,42,733 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवा लिया है, जबकि 43,547 छात्रों ने फेज 2 में अपने पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रमों की प्राथमिकताएं दर्ज कर दी हैं। इस साल भी DU की पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन यानी CSAS UG पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। पहले चरण में छात्रों ने पंजीकरण किया, जबकि दूसरे चरण में उन्हें CUET 2026 के अंकों के आधार पर कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भरनी है। इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने बताया कि फेज 1 और फेज 2 दोनों की अंतिम तिथि 11 जुलाई रात 11:59 तक है। वहीं 12 जुलाई को सिमुलेटेड रैंक जारी की जाएगी। इसके आधार पर छात्रों को 13 जुलाई तक अपनी प्रेफरेंस में बदलाव करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। वहीं पहली सीट आवंटन सूची 16 जुलाई शाम 5 बजे जारी की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी, जिसके दौरान छात्र अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन भी कर सकेंगे। अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बाड़मेर हरिद्वार बाड़मेर द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष रेल सेवा में 12 अतिरिक्त ट्रिप संचालित करने की घोषणा की है। नए शेड्यूल के मुताबिक यह ट्रेन बाड़मेर से 20 जुलाई से 27 अगस्त तक यानी 12 अतिरिक्त ट्रिप के साथ चलेगी। वहीं हरिद्वार से 21 जुलाई से 28 अगस्त तक इस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे के अनुसार संचालन अवधि बढ़ाए जाने से यात्रियों को भीड़ भाड़ के दौरान राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होने वाली है। खासकर छुट्टियों और धार्मिक यात्राओं के दौरान बढ़ने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्पेशल ट्रेन पहले से निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही अपने मार्ग के सभी प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इससे नियमित यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा पंचकुला द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटरों में एजुकेशन वॉलेंटियर के अस्थायी पदों पर भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करवा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 तथा D.Ed या B.Ed होनी चाहिए। साथ में STET या CTET क्वालिफाइड होने चाहिए। सभी सौ प्रमाणित दस्तावेज संलग्न कर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा पंचकुला कार्यालय में 6 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस भेजा है। कंपनी को 7 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना होगा। ये नोटिस 4 जुलाई को जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IT मिनिस्ट्री ने इंस्टाग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले या फिर कंटेंट तक पहुंच बनाने वाले सभी विज्ञापनों को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल BBC ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में बताया था कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन दिखा रहा है।
है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को मेटा को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर नोटिस भेजा था। यहाँ पर आपको बताते चले कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आपको दिखाई दे तो उसे डाउनलोड, शेयर या फॉरवर्ड न करें, संबंधित प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या फिर साइबर सेल को भी सूचना दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के विवादित यूजर नेम फीचर पर जवाब देने के लिए मेटा की समय सीमा को 3 दिन और बढ़ा दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने रविवार को बताया कि अब कंपनी को 9 जुलाई तक अपना जवाब सौंपना होगा। इससे पहले सरकार ने इस मामले में व्हाट्सएप से 6 जुलाई तक जवाब मांगा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये नोटिस मेटा को तब जारी किया गया जब सरकार ने इस नए फीचर को लेकर डिटेल एक्सप्लेनेशन की मांग की है। इसके साथ ही सरकार ने मेटा को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर बातचीत और परामर्श की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक इस फीचर को भारत में रोल आउट यानी कि लॉन्च न किया जाए। मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नए यूजर नेम फीचर की घोषणा की थी। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना फोन नंबर शेयर किए बिना भी दूसरों से बातचीत कर सकेंगे। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है, तो वहीं बिहार में कोसी नदी में अचानक से बाढ़ का पानी बढ़ने से कटाव होने लगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार दोपहर को तेज हवा के साथ बारिश हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में काली माचक नदी का पानी पुल से तकरीबन 3 फीट ऊपर बह रहा है। यूपी के कानपुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, तो मुंबई में रविवार को हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन पर असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण रनवे संचालन तकरीबन 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इस दौरान इंडिगो की 4 उड़ानें भी रद्द कर दी गई। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। सीकर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ समेत कई अन्य जिलों में 1 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं जयपुर, कोटा और भरतपुर के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहा और केवल कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।